बीजेपी अभी कहाँ है यूपी में? अभी कहाँ है? हाँ, मतलब कंफर्ट जोन में है, अगड़ा पिछड़ा में फंसी है, हिंदुत्व में फंसी है, यूजीसी में फंसी है। 2024 का जो चुनाव आया, हाँ, उस 2024 के चुनाव में बीजेपी को अपने इंडक्शन प्रोविंस से मात मिल गई, जहां से राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी का उदय हुआ है, जहां से गुजरात छोड़कर मोदी को बनारस आना पड़ा, वहां से प्रधानमंत्री वो बने। उस उत्तर प्रदेश में 62-63 सीटें थी पिछले चुनाव में, इस बार 32-33 हो गई वो सीटें, यानी 30 के आसपास सीटें कम हो गई। और अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला अपना के बीजेपी को करारा नहीं, जबरदस्त झटका दे दिया। मतलब आज की 2024 का जो माहौल था, अगर वो लोकसभा ना होके विधानसभा होता तो अखिलेश सीएम होते आज। जिस तरीके से सीटें उनकी बढ़ी और जैसे पीडीए का फॉर्मूला उस वक्त उनका, वो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है। ओके, वो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है। सेंट्रल वर्सेस यूपी एक लड़ाई है, उसमें लूज किया उन लोगों ने, ठीक है, उसमें वो लूज किए क्योंकि कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे लोग, सरकार के नुमाइंदे। अब दो चीजें, योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को कद इतना ऊंचा कर लिया है कि लोग पूछते हैं नेक्स्ट पीएम कौन, तो योगी का नाम आता है। लेकिन नेचुरल चॉइस तो अमित शाह है ना, तो ये चीज एक पार्टी के बीच में झंझट पैदा करती है। तो सेंट्रल क्या करता है कि योगी आदित्यनाथ को स्थायी डीजीपी ही नहीं बनने देता है, 2 गवर्नमेंट में मुख्य सचिव भी नहीं बनाने देता अपने मन से, अपने ही कोटे के अपने मनमर्जी के मंत्री बैठाल देता है। तो योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं कि मंत्री के मेज पर रखी फाइलें उड़ेंगी तो तभी जब ब्यूरोक्रेट उस पर चिड़िया बैठाल के पंख फैलवाएगा, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। मतलब ये लड़ाई अब ये लड़ाई और 2024 का जो गेन है वो ये बताता है कि अगर ये लड़ाई गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि 2017 में अखिलेश यादव अगर सत्ता से बाहर हुए थे तो उसकी वजह तो यादव परिवार की लड़ाई थी। हाँ, तो ये लड़ाई भाजपा में हो रही है। तो इस लड़ाई को हम क्यों कमतर ना माने उस पहली यादव परिवार की। तो ये सोने की तश्तरी में चांदी का मुद्दा खुद भाजपा ने दिया हुआ है। अगर 2024 में गत हो सकती है भाजपा की, तो यही कल है कहीं 2027 में गत न करा दे भाजपा की। और इसका लाभ किसको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस को तो रोमिंग लगती है समाजवादी पार्टी के टावर से उसको सिग्नल मिलता है। तो बची सपा, बसपा इसलिए नहीं है कि बसपा को खुद भारतीय जनता पार्टी ने कीप मम करके चुपचाप करके बैठाल दिया है। अब वो थोड़ी सी सक्रिय की गई है। क्योंकि 2024 में जब अब की बार 400 पार का नारा आया तो अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने एक बयान दिया कि अब की बार 400 पार, और आ गए 400 पार तो संविधान बदल देंगे, मरमरिंग हो गई, आरक्षण खत्म होने वाला है। जब आरक्षण खत्म होने की बात आई और पहली बार देश में पहली मोदी सरकार, दूसरी मोदी सरकार, तीसरी एनडीए सरकार आई, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बैसाखी, उनको समझ में आ गया कि अब जो वो मूंगफली थी जो हिंदुत्व की थी, वो मूंगफली टूट चुकी है। उस टूट चुकी मूंगफली में 3 दाने हैं, एक अगड़ा, एक पिछड़ा, एक दलित। अब उनको समझ में आया कि दलित और पिछड़ा की ही राजनीति करनी पड़ेगी, जिसमें पिछड़ा भारी है। लिहाजा उन्होंने पिछड़ा ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कुर्मी बनाया। मैंने आपको बताया यादव के बाद कुर्मी की संख्या ज्यादा है, बनाया। पिछड़े को यूजीसी में शामिल किया, दलित तो पहले से ही थे। यूजीसी का बवाल तो पिछड़ों को शामिल करने से हुआ। और इसके बाद भाजपा के मैनिफेस्टो, भाजपा की मीटिंग, भाजपा के एजेंडे में जो कभी था ही नहीं, वो जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने कराने का फैसला। क्या बीजेपी भटक गई है? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति से उसे फायदा पहुंचा था, और जिस यूपी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो राम मंदिर आंदोलन हो, 90 का दौर हो, मंडल कमंडल की राजनीति जिसको बार बार कही जाती है, कौन आगे है अभी? मंडल और कमंडल, अभी कहाँ बीजेपी फंसी है? कमंडल तो बीजेपी को समझ में आ गया कि पिछले चुनाव में अयोध्या हारना पड़ा उनको। हाँ, इसीलिए पूछ रही हूं। उन्होंने ताबड़तोड़ उस मंदिर का देवार्पण भी कर दिया कि वोट मिलेगा, अर्थ निर्मित नहीं मिलेगा, नहीं मिला। तो उनको समझ में आ गया कि हो सकता है अब हमको काशी, मथुरा और अयोध्या की बात करने से बेहतर है कि अब हमको मंडल पर बात करनी पड़ेगी। तो कमंडल थोड़ा सा साइडलाइन हो गया है अभी और मंडल ऊपर आ गया है। तो मंडल तो बीजेपी को मैच नहीं करता है फिर?
देखिए, बीजेपी को मैच तो करता है हिंदुत्व, हाँ, इसीलिए बोल रही ठीक है। हूँ। इसीलिए जो बात आपने कही कि क्या बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति आ गई है कि वो कंफ्यूज है, तो हाँ, कभी कभी कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो यॉर्कर को झेलते हुए गिर जाते हैं और उनके तीनों विकेट खुड़ जाते हैं, और कुछ बल्लेबाज ऐसे भी होते हैं जो यॉर्कर को फुल टॉस बनाकर छक्का मार देते हैं। अभी बीजेपी क्या कर सकती है? हाँ, मतलब तो योगी को अभी बीजेपी स्टांस नहीं ले पा रही है कि उसको यॉर्कर कैसे खेलनी है, और यॉर्कर किसी और ने नहीं दी है। एक थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, ठाकुरवाद का मुद्दा है ऊपर, यूजीसी के मुद्दे पर हिंदुत्व डेंट हो रहा है, ब्राह्मण भी नाराज है, ब्राह्मण तो नाराज है ही है। वो सब चल ही रहा है। इन सब चीजों को लेके बीजेपी स्टांस नहीं ले पा रही है कि वो लॉन्ग हैंडल खेले या शॉर्ट हैंडल खेले, वो थोड़ा वजनदार बैट से खेले या हल्के वाले से खेले, क्रीज लाइन में आगे बढ़ के खेले या एक कदम पीछे हटा के खेले, वो हुक शॉट खेले या वो जस्ट प्लेस कर दे गेंद को। तो बीजेपी अभी स्टांस नहीं ले पा रही कि उसको करना क्या है, और विद इन पार्टी इस बात को लेके झंझट है कि भाई यूजीसी कहां आप ले आए, क्यों ले आए। और यूजीसी क्या आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है कि हम रोल बैक भी नहीं कर सकते? देखिए, हम उस पे खुल के बोल भी नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना, तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आने के बाद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वो है गुस्से में। हाँ, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये लागू होगा कि नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि आप इसमें ये चीजें ठीक करिए और तब लागू चेंजेस करके लेके आइए। हाँ। उनको तो एक मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया। अब कीप वॉचिंग वाली स्थिति है कोर्ट में, कोर्ट क्या कहती है। तो कोर्ट जो कहेगी उसके हिसाब से बीजेपी को उस पर फैसला लेना पड़ेगा। तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये तो तय नहीं हो सकता कि कोर्ट क्या फैसला लेगा, तो एक डायलेमा की कंडीशन तो है ही। एक डायलेमा, ये तो कोर्ट के फैसले की बात है ना। मंडल का फैसला तो संसद ने लिया था, तो वो तो सबसे मजबूत फैसला था। उस फैसले के खिलाफ भी देश में लोग लड़के भड़के, कुछ लोगों ने आत्मदाह भी किया। मंडल का ही अपग्रेडेड वर्जन था पीडीए? मंडल का अपग्रेडेड वर्जन था पीडीए, एक प्रयोग जो सक्सेस रहा अखिलेश यादव का पीडीए। देखिए, अखिलेश यादव की बात करेंगे तो पीडीए को पंडित भी कहते हैं, पीडीए को पीड़ित भी कहते हैं। तो क्या वो अपनी सहूलियत से फिर इसका फॉर्मूला चेंज करते हैं? अखिलेश यादव कंफ्यूज्ड बीजेपी को इसके मायने बदल के, इसके एब्रीवेशन का फुल फॉर्म बदलते लगातार और कंफ्यूज करते रहते हैं। और अभी अखिलेश यादव के पास वो है समय, अभी उसने करके दिखा दिया है ना। हाँ, देखिए, दो बार से सत्ता में नहीं है, इस बात का फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, लेकिन अभी अपर हैंड पर अखिलेश यादव ही है। और अगर बीजेपी ने अपनी कलह नहीं सुधारी तो जो अपर हैंड है वो इसका लाभ उठाएगा। तो यहाँ ईगो की लड़ाई चल रही है ना, किस पे? कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, हाँ, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो हार्ड लाइनर माने जाते थे और अटल बिहारी सॉफ्ट लाइनर। जब गुजरात से मोदी चले दिल्ली के लिए और प्रधानमंत्री के वो चेहरा बने, तब आडवाणी को लेके सिंपैथी हो गई। वही हार्ड लाइनर आडवाणी जो थे वो सॉफ्ट लाइनर माने जाने लगे और मोदी हार्ड लाइनर हो गए। पिछले 7 सालों में 8 सालों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने धर्म को लेके, हिंदुत्व को लेकर जो काम किया है और जो लॉ एंड ऑर्डर पे सख्ती से काम किया है, उसको देखते हुए अचानक अब मोदी सॉफ्ट लाइनर लगने लगे हैं और योगी आदित्यनाथ हार्ड लाइनर लगने लगे। और अगर आप संघ या बीजेपी को देखें तो उनको सूट करता है हार्ड लाइनर। और हार्ड लाइनर के नाम पर अगर अमित शाह कम हार्ड लाइनर लगेंगे और योगी आदित्यनाथ ज्यादा हार्ड लाइनर लगेंगे, तो एक ही संस्थान में एक साथ एंट्री लेने वाले 2 पत्रकार, तो एक ही बैठेगा ना संपादक की कुर्सी पे। तो संपादक की कुर्सी जब साम दाम दंड भेद से हासिल करनी होती है, तो फिर चाहे पार्टी हो तो या संस्थान हो, साम दाम दंड भेद लगता ही लगता है। अभी योगी जी को संपादक बनना है या ब्यूरो चीफ ही रहना है? योगी कौन नहीं चाहता है? केशव मौर्य नहीं चाहते थे कि वो ब्यूरो चीफ बने, लेकिन वो तो ब्यूरो चीफ भी नहीं बने। नहीं, योगी आदित्यनाथ ब्यूरो चीफ बना दिए गए। हाँ।
तो उनका झगड़ा तो योगी आदित्यनाथ से ब्यूरो चीफ ही का है। लेकिन क्या यह तय है कि अगर योगी आदित्यनाथ संपादक हो गए तो केशव मौर्य को बीजेपी ब्यूरो चीफ बना देगी, और अगर केशव मौर्य बीजेपी बना दिए गए ब्यूरो चीफ और वहां पर संपादक योगी आदित्यनाथ बना दिए गए, तो क्या संपादक की लाइन में लगे हुए और अरसे से कच्चे पक्के अच्छे बुरे सब दिनों में साथ रहने वाले अमित शाह क्या मोदी की नेचुरल चॉइस नहीं होंगे क्या? बिल्कुल। तो यहां पे तय करना होगा बिना इफ एंड बट के अमित शाह कि संगठन, संघ और उस वक्त की व्यवस्था क्या फैसला कराती है। यही वजह है, यही वजह है कि अगर आप गौर करें तो धीमे धीमे प्रधानमंत्री के नाम पर एक चेहरा छोड़ा जा रहा है। उस चेहरे का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके जी, ये भी होने जा रहा है, हो ही रहा है। हाँ, ये तो दिख रहा है कि उनका कद। क्या आपको लगता नहीं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जब भी अब पॉस्चरिंग करनी पड़ रही है तो वो, मैं बहुत सालों से उनको पूर्वोत्तर का योगी कहती हूँ, हिंदुत्ववादी होते चले जा रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत हो रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। वो निशाना लगाने वाली हाँ, उस वीडियो ने तो उनको और ऊपर कर दिया है। वो जब से आए हैं तो ये क्या बीजेपी है? में। तो ये क्या है? अच्छा, ऐसी चर्चा मैंने सुनी एक थी और आदमी को ला दो बीच में कि दिल्ली, हाँ, एक और आदमी को ला दो, मतलब ये समानांतर खड़े करने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही होता है। पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं, कि योगी तो इधर है ही है। पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। ओके। देखिए, शतरंज जब बिछेगी तो काला घोड़ा सफेद को मारेगा, सफेद मोहरे काले को मारेंगे। लेकिन गौर करिए, जिस तरफ आप बैठे, मान लिया आप सफेद मोहरों की तरफ बैठे हैं, तो आपका एक मोहरा चलेगा तब